दोस्तों मैंने आपको जैसा कि बताया था कि इस वीडियो में हम लोग फेडरलिज्म के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों इस शब्द का अर्थ होता है संघवाद। संघवाद जो जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले कॉन्स्टिट्यूशन को बना रहे थे तो उन्होंने ये संघवाद जैसा शब्द या फेडरलिज्म जैसा शब्द कनाडा से अडॉप्ट किया था। दोस्तों जब हमारा संविधान बना तो वहां पे जो अच्छी बातें थी उसको कई देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से मिलाकर बन लिया गया, वहां से अडॉप्ट कर लिया गया। उसी में से संघवाद लिया गया था जो कि कनाडा से लिया गया था। तो आज हम लोग इसी पर बात करेंगे। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं फेडरलिज्म इज बेसिकली अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। यानी कि जो फेडरलिज्म है, जो ये थ्योरी है, ये कहती है कि जब फेडरल गवर्नमेंट या जब सेंट्रल अथॉरिटी अपने पावर को कई स्टेट्स के बीच में या कई वेरियस टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स के बीच में क्या कर देती है, डिवाइड कर देती है, तो उसको कहते हैं फेडरलिज्म। एक बार फिर से समझते हैं कि जब सेंट्रल अथॉरिटी यानी सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पावर को कई स्टेट्स के बीच में डिवाइड कर देती है तो उसको कहते हैं फेडरलिज्म। जैसा कि आपने वर्टिकल पावर शेयरिंग में भी पढ़ा था, कई स्टेप में पावर को क्या किया गया था, शेयर किया गया था। यानी कि जब गवर्नमेंट वर्टिकल पावर शेयरिंग करती है तो उसे ही कहते हैं फेडरलिज्म। दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे की फीचर्स ऑफ द फेडरलिज्म, यानी फेडरलिज्म के कुछ की फीचर्स के बारे में बात करेंगे। पहला पॉइंट है देयर आर टू और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि फेडरलिज्म में गवर्नमेंट के दो या उससे ज्यादा लेवल्स हो सकते हैं। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट पहला लेवल, स्टेट गवर्नमेंट दूसरा लेवल, और उसके बाद कुछ जगह लोकल गवर्नमेंट तीसरे लेवल पर आते हैं। तो फेडरलिज्म में जो की फीचर्स है उसमें पहला पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया कि देयर आर टू और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी फेडरलिज्म में दो या दो से अधिक गवर्नमेंट के लेवल हो सकते हैं। दोस्तों दूसरा पॉइंट डिफरेंट टियर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजंस बट ईच टियर हैज इट्स ओन ज्यूरिसडिक्शन। इसका मतलब हुआ दोस्तों कि जो अलग अलग टियर्स होंगे, यानी जो गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल्स होंगे, वो एक ही सिटीजन को गवर्न कर रहे होंगे। जैसे कि इंडिया एक कंट्री है, इंडिया के जो सिटीजन्स हैं उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट भी उनको गवर्न कर रही है और स्टेट गवर्नमेंट भी उन्हीं सिटीजन्स को गवर्न कर रही है। यानी जिस कंट्री में फेडरलिज्म होगा वहां हर लेवल पर सिटीजन एक ही होंगे और गवर्न किया जा रहा होगा उसको डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट से, यानी कि डिफरेंट टीयर से। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट भी उन्हीं सिटीजन्स को गवर्न कर रही होगी और स्टेट गवर्नमेंट भी उन्हीं सिटीजन्स को गवर्न कर रही होगी। लेकिन दोस्तों इसमें थोड़ा सा अंतर एक ये होगा कि दोनों के ज्यूरिसडिक्शन यानी क्षेत्राधिकार अलग अलग होंगे, यानी न्यायिक क्षेत्राधिकार उनके अलग अलग होंगे। दोस्तों तीसरे पॉइंट की बात करें तो द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ respective levels or tiers of the government are specified in the constitution। और जो दोस्तों ज्यूरिसडिक्शन होगा दोनों लेवल्स का, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उनका जो न्यायिक क्षेत्राधिकार होगा वो कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाइड होगा, यानी क्लियर कट वे में लिखा होगा कि न्यायिक क्षेत्राधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट का कितना होगा और स्टेट गवर्नमेंट का कितना होगा। दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट है the fundamental provisions of the constitution cannot be unilaterally changed by one level of government। यानी जो गवर्नमेंट के फंडामेंटल्स होंगे या गवर्नमेंट में जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल प्रोविजंस होंगे उसको कोई एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चेंज नहीं कर सकती। यानी अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज करना हो, फंडामेंटली कुछ चेंज लाना हो, तो कोई एक गवर्नमेंट उसको नहीं कर पाएगी, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो। दोस्तों नेक्स्ट जो फीचर है सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू ऑफ ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड। यानी रेवेन्यू के जो सोर्सेज होंगे, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के हो, वो क्लियरली यानी कि स्पष्ट रूप से स्पेसिफाइड होंगे। उसको साफ तौर पर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया होगा कि कहां से रेवेन्यू जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास और कहां से रेवेन्यू जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने कुछ की फीचर्स देखे, जिसमें पहला पॉइंट आपने देखा कि
गवर्नमेंट के दो या दो से ज्यादा लेवल्स होंगे, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे स्टेट गवर्नमेंट, या आप कह लीजिए लोकल गवर्नमेंट। नेक्स्ट पॉइंट आपने देखा कि जो गवर्नमेंट होगी, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, एक ही सिटीजन को दोनों गवर्नमेंट क्या कर रही होगी, गवर्न कर रही होगी। और दोस्तों तीसरा पॉइंट आपने देखा कि जो ज्यूरिसडिक्शन होगा वो हर लेवल के लिए क्या होगा, स्पेसिफाइड होगा, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होगा। तीसरा पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो फंडामेंटल प्रोविजंस होंगे उसको गवर्नमेंट की कोई एक लेवल चेंज नहीं कर सकती, अगर चेंज करने की जरूरत पड़ती है तो उसमें दोनों गवर्नमेंट को साथ में आना होगा, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को। दोस्तों जो लास्ट पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया उसमें ये देखा कि जो रेवेन्यू के सोर्सेज होंगे वो कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली स्पेसिफाइड होंगे, क्लियर कट लिखे होंगे कि जो रेवेन्यू होगा स्टेट गवर्नमेंट को कहां से आएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कहां से आएगा। तो दोस्तों हम लोग बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन फेडरल एंड यूनिटरी गवर्नमेंट। दोस्तों फेडरल गवर्नमेंट मीन्स संघात्मक सरकार, और यूनिटरी गवर्नमेंट मीन्स एकात्मक सरकार। दोस्तों इन दोनों गवर्नमेंट के बीच में हम लोग अब डिफरेंस देखेंगे, क्या क्या डिफरेंस होता है। तो आइए देखते हैं। दोस्तों फेडरल गवर्नमेंट में जो आप जब पढ़ते हैं तो 2 or more लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी फेडरल गवर्नमेंट में जैसा कि मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि गवर्नमेंट के 2 या उससे ज्यादा लेवल्स हो सकते हैं, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे स्टेट गवर्नमेंट, और उसके बाद जैसे लोकल गवर्नमेंट। वैसे दोस्तों जो यूनिटरी गवर्नमेंट है उसमें ओनली 1 लेवल ऑफ गवर्नमेंट के सिर्फ एक ही लेवल होते हैं, और अगर मान लिया जाए कि सेकंड लेवल होता है तो सिर्फ सबऑर्डिनेट होता है, केवल सेंट्रल गवर्नमेंट का साथ देने के लिए होता है। दोस्तों दूसरे पॉइंट की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट पास ऑन ऑर्डर्स टू द प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट, यानी अगर गवर्नमेंट फेडरल है या फेडरलिज्म है किसी कंट्री में, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगा वो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर ऑर्डर्स पास नहीं कर सकता, यानी स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर नहीं दे सकता। वहीं अगर गवर्नमेंट यूनिटरी होगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास ऑन ऑर्डर्स ऑन लोकल और सबऑर्डिनेट गवर्नमेंट, यानी अगर गवर्नमेंट एकात्मक है तो वहां सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर ऑर्डर को पास कर सकती है। उसी प्रकार हम तीसरा पॉइंट देखते हैं, फेडरल गवर्नमेंट में स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर ऑफ इट्स ओन, यानी कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट पर ऑर्डर नहीं पास कर सकती, इसका मतलब क्या है कि जो स्टेट गवर्नमेंट होगी उसके पास अपने अलग से पावर्स होंगे। अगर हम बात करें एकात्मक गवर्नमेंट की तो द स्टेट्स आर द सबऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी जो स्टेट्स होंगे वो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के सहायक होंगे, सबऑर्डिनेट होंगे, उनके पास अपनी कोई पावर नहीं होगी। दोस्तों जैसे कि भारत में जो संघीय सरकार है, यहां पर आप देखते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने पावर्स को डिवाइड किया हुआ है अपने स्टेट्स के बीच में। वैसे ही आप देखते हैं कि जो अमेरिका है यानी यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसने भी अपने स्टेट्स के बीच में पावर को डिवाइड किया हुआ है। दोनों संघीय सरकारें हैं, अमेरिका की भी और भारत की भी। लेकिन दोस्तों थोड़ा सा इसमें अंतर होता है कि अमेरिका में जो राज्यों का संघ है, कई राज्यों से मिलकर जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनी है, वहां सेंट्रल गवर्नमेंट तो टूट सकती है लेकिन स्टेट गवर्नमेंट नहीं टूट सकती, यानी कि स्टेट्स को तोड़ा नहीं जा सकता, इसलिए उसको कहते हैं अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ, यानी राज्यों का विनाश नहीं हो सकता लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का विनाश हो जाएगा, यानी संघ टूट सकता है। लेकिन दोस्तों अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में राज्य टूट सकते हैं, यानी कि विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, यानी इंडिया में जो फेडरलिज्म है यहां पर दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं टूट सकती लेकिन स्टेट्स टूट सकते हैं, यानी कि राज्य टूट सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इंडिया में जो स्टेट्स हैं उनको अमेरिका की तुलना में कम पावर्स मिली है।
तो दोस्तों ये रही दूर की बातें। जब आप और ऊंचे लेवल पर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो फेडरल कंट्री होने के साथ साथ उसमें और कुछ पेज ज्यादा है। इस पर बहुत बड़ा अभी रिसर्च हुआ है, लोगों ने रिसर्च किया है। लोगों को लगता है ऐसा कि भारत संघवाद होने के साथ, भारत में फेडरल गवर्नमेंट होने के साथ साथ यूनिटरी गवर्नमेंट है, लेकिन फाइनली हम लोग ये मानते हैं कि भारत में संघवाद है, यानी संघीय सरकार है, यानी फेडरल गवर्नमेंट है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने 3 पॉइंट देखा कि जो फेडरल गवर्नमेंट होगी उसमें 2 से ज्यादा लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होंगे, जो यूनिटरी गवर्नमेंट होगी उसमें केवल एक ही लेवल होगा गवर्नमेंट का, और अगर 2 होता है तो वो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट का सबऑर्डिनेट होगा। ठीक उसी तरीके से जब हम लोग दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट पर कोई ऑर्डर पास नहीं कर सकती, लेकिन यूनिटरी गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर ऑर्डर पास कर सकती है। अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट हैज इट्स ओन पावर्स, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट है उसके पास अपनी शक्तियां होती हैं, अपनी पावर होती हैं फेडरल गवर्नमेंट में। लेकिन अगर एकात्मक यानी यूनिटरी गवर्नमेंट की बात करें तो इसमें स्टेट के पास अपनी कोई अलग से शक्तियां या पावर्स नहीं होती। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में बात की फेडरलिज्म के बारे में, हमने इस वीडियो में बात की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म के बारे में, हम लोगों ने इस वीडियो में बात की संघात्मक सरकार यानी कि फेडरल गवर्नमेंट और यूनिटरी गवर्नमेंट के बीच में डिफरेंस के बारे में। दोस्तों अगला जो वीडियो होगा उसमें हम लोग बात करेंगे टाइप ऑफ फेडरेशन के बारे में। इंडिया एक फेडरेशन है, एक फेडरल कंट्री है, क्यों है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो देखते रहिएगा, इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर आप चाहते हैं कि और अच्छी वीडियोस आए तो अपने व्यूज दीजिए अपने कमेंट के द्वारा, और इससे भी बेहतर वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए